आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आज 5 सितंबर है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में, भारत में प्रत्येक साल सन 1962 ईस्वी से भारत में शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो जान लें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही वे महान दार्शनिक थे, महान शिक्षाविद थे तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई ख्याति प्राप्त कर चुके थे। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पे शिक्षक दिवस का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हम दरअसल इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं, इस शोध के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए? क्या इनसे उच्च स्तर के कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले भारत के कोई अन्य पुरुष नहीं थे क्या? बहुत सारे थे। और यह समझ में नहीं आ रहा है कि वैसे वैसे मनीषियों की चर्चा नहीं की गई है। वैसे वैसे मनीषियों को छोड़कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन किया जा रहा है, थोड़ा विचारणीय है। मेरे शोध के अनुसार, मेरे अध्ययन के अनुसार इनसे उपयुक्त बहुत सारे व्यक्ति थे जिनमें से किसी एक का नाम चयन किया जा सकता था। यदि भारत की बात करें, ऐसे आप जान लीजिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ। लेकिन भारत में वुड डिस्पैच कब आया? भारत में वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया। और उस वुड डिस्पैच का मतलब क्या था? उस वुड डिस्पैच का मकसद ये था कि भारत में प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो होगी उसका माध्यम अंग्रेजी होगा। लेकिन आप महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, महान क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा फुले जी का नाम सुने होंगे। उन्होंने वुड डिस्पैच का घोर विरोध किया और कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम, भाषा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए, जो उनके लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। तभी वो एजुकेशन क्या होता है और शिक्षा के उद्देश्य को बच्चे समझ पाएंगे और उसको अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे। इस प्रकार शिक्षकों की नियुक्ति भी स्थानीय स्तर से ही होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों की आवाज़, और यह काफ़ी इम्फैक्टिक आवाज़ है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण आवाज़ थी। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है कि स्थानीय भाषा में ही प्राथमिक स्तर की शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए, तभी उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा, तभी उनके मस्तिष्क का विकास हो पाएगा। अन्यथा मान लेते हैं कि हम हिंदी सोसाइटी में रह रहे हैं और हमको डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन दिया जाएगा तो रटने पर बोल देंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप हमारा नहीं हो पाएगा। तो एक उनका नाम आप ले सकते हैं, उनकी पत्नी, उनका योगदान तो उनसे कहीं ऊपर रहा है। सावित्रीबाई फुले जी का नाम ले सकते हैं। सावित्रीबाई फुले, जिनको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने नारी शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए, नारी शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए समाज में तरह तरह की प्रताड़नाओं का उन्होंने सामना किया और इस प्रकार इतिहास में उन्होंने अपना नाम रचा। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका भी योगदान, एक तरह से बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कहीं बढ़ के है। महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा पद्धति की बात कीजिए। बुनियादी शिक्षा पद्धति का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है और आज भी आज़ादी से पहले से भारत में कई बुनियादी विद्यालयों की स्थापना की गई और आज भी वो जीवंत हैं। और उस बुनियादी विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था बच्चे को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा देना। वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको यदि श्रेय दिया जाए कि आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किसने की, तो चलिए कानूनी रूप से उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि ऐतिहासिक रूप से यदि देखेंगे, आधुनिक इतिहास में, फिर प्राचीन और मध्यकालीन में जाइएगा तो फिर उसका रूप बदल जाएगा। लेकिन वर्तमान में आधुनिक इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा से लिया गया है।
और महात्मा गांधी ने एजुकेशन को डिफाइन करते हुए कहा कि एजुकेशन इज दैट बाय विच वी कैन गेट ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो, वही शिक्षा है। तो महात्मा गांधी की योगदान भी अमूल्य योगदान है और हमें जहाँ तक लगता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के योगदान से कहीं सर्वोपरि है। दूसरा नाम आप ले सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। विद्यालय से काफ़ी उनको नफरत था, क्योंकि विद्यालय का सिस्टम जो था वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं था, वो वाकई में जो है सो अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया सिलेबस के आधार पर था, और अंग्रेज जो है सिलेबस वही तैयार करता था जिससे उसको क्लर्क मिल सके। इसी प्रकार का एजुकेशन इंडिया में वो फैलाया था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मन लगता नहीं था। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, तरह तरह का बहाना करना शुरू कर दिया और बाद में एहसास किया कि नहीं, एजुकेशन जो है स्टूडेंट के मन के अनुसार होना चाहिए। तो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, हर एक समय की शिक्षा पद्धति की बात कर लीजिए, अंग्रेज के ज़माने की छोड़कर, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, और बीएड हो या एमएड हो या डीएलईडी हो, उन चीज़ों में इसका अध्ययन कराया जाता है और टीचर को भी प्रेरित किया जाता है कि आप बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दें। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? ये कॉन्सेप्ट किस में दिखाई देता है? यह दिखाई देता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा पद्धति पर, और उनकी शिक्षा पद्धति पर भी देश में कई जगह विद्यालयों की स्थापना की गई है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बात कीजिए, काफी विद्वान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया था, स्नातकोत्तर किया था, लेकिन मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में उन्होंने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम किया। साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी उन्होंने प्राध्यापन किया, इकोनॉमिक्स का प्राध्यापन किया। इस प्रकार देश के कई शिक्षण संस्थानों में उन्होंने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया, और उनका भी हम नाम ले सकते हैं। आप बात यदि करें तो मास्टरदा के नाम से मशहूर थे महान क्रांतिकारी नेता सूरज सेन, जो छुप छुप कर बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि उनके ऊपर वारंट पर वारंट निकला करता था। लेकिन वो समझते थे कि जब तक हम एजुकेशन का प्रचार प्रसार अपने बच्चों के बीच नहीं करेंगे, अपने देश के बच्चों के बीच नहीं करेंगे, तब तक उनमें सही रूप से जागृति नहीं आएगी। वो छुप छुप कर बच्चों को पढ़ाते थे, जंगल में पढ़ाते थे, बस्ती में एकांत जगह पे जाके पढ़ाते थे जहाँ छापामारी नहीं हो सके। तो मास्टर दा के नाम से मशहूर सूरज सेन जी का नाम भी लिया जा सकता है। मौलाना मजहरुल हक जी के योगदान को भी कम नहीं मान सकते हैं, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो उनका उद्देश्य कोई धर्म के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करना नहीं था, उनका उद्देश्य क्रांति फैलाना था, उनका उद्देश्य राष्ट्रहित की भावना से जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना था। इस उद्देश्य से किसी ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो किसी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप सूफी संतों के इतिहास को देख लीजिए, वो लोग तो शिक्षा फैलाने का ही कार्य करते थे। महात्मा बुद्ध को भी देख लीजिए, महात्मा बुद्ध भी तो ज्ञान फैलाने का कार्य किया। उन्होंने जो ज्ञान फैलाने का कार्य किया, क्या उनको शिक्षक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? और हमारे हिंदू संप्रदाय की बात करेंगे आप तो गुरु पूर्णिमा, ये तो सबसे पहले दिया गया कॉन्सेप्ट है, गुरु पूर्णिमा। इस चीज़ से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इस गुरु पूर्णिमा से। और गुरु पूर्णिमा व्यास जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, और वो व्यास जी जिन्होंने लोगों के बीच चारों वेदों को प्रस्तुत किया, अर्थात वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और जिसने चारों वेद का अध्ययन कर लिया, सब चीज़ का अध्ययन कर लिया। वेद को ही ज्ञान कहते हैं, और चार वेद कोई कम नहीं होता है। तो उनके अवसर पे भी गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, शिक्षक दिवस जिनके नाम पर मनाया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही निष्पक्ष व्यक्तित्व थे, बहुत महान थे, उनकी महानता
को नमन हमें करना चाहिए। उन्होंने विश्व को नया संदेश दिया, दुनिया को भारत की संस्कृति से अवगत कराया। लेकिन उनके समर्पण की बात करें, कल्चर 1962 ईस्वी से जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन मनाने का कल्चर उससे पूर्व है, क्योंकि वो काफ़ी स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रिलेशन उनका था, काफ़ी करीब रहते थे। वो गुरु कम दोस्त स्टूडेंट के ज़्यादा हुआ करते थे। तो उनसे बच्चे इतने प्रभावित थे कि विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाने के लिए जब कुछ स्टूडेंट्स आ गए तो उनको बुरा लगा कि यहाँ इतने सारे टीचर्स हैं और हम ही को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरा जन्मदिन दिवस मत मनाओ, आज टीचर्स डे मनाओ, सब लोग का जन्म दिवस मनाओ। तो उस दिन से यह स्टूडेंट के लिए कल्चर ही हो गया, उनके स्टूडेंट के लिए। और बाद में चलकर जब वो राजनीतिक ओहदे को प्राप्त किए तो बस उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन कर दिया गया। लेकिन आप यदि बात करें तो शिक्षक दिवस के लिए उनसे भी सर्वोपरि बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम हमने लिया। 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी अनन्य विद्वान थे, एक महान क्रांतिकारी नेता थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। तो कुछ और बातें हैं जिसको जान लेना जरूरी है। यदि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना रिजोल्यूशन होता है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस के अवसर पे शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है सो 24 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा दिवस का आयोजन करता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, तो और बात आती है छात्र दिवस की भी बात हम कर लेते हैं। तो 9 जुलाई को भारत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पे छात्र दिवस का आयोजन करते हैं 9 जुलाई को, और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार शिक्षक दिवस से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमारे जेहन में, उसको हमने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। और मुझे आपत्ति भी नहीं है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो एक महानतम पुरुष रहे हैं। लेकिन अध्ययन अध्यापन की दृष्टिकोण से उनसे कहीं ज़्यादा योगदान जिनका लगा उनका नाम हमने लेना उचित समझा। और हो सकता है मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों में से किसी एक के नाम पर शिक्षक दिवस जो सुपर होते उनके नाम पर शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता। तो एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।